एमबीबीएस के अंडर ग्रेजुएट करिकुलम में स्टूडेंट्स को एक फैमिली दी जाती है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि इस फैमिली का हमारे डॉक्टर बनने से क्या लेना देना है। तो बहुत लेना देना है, क्योंकि आप जब रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हो तो आप देखते हो कि बीमारी किन कारणों से जस्ट शुरू हो रही है और वो कौन से कारण हैं जिससे वो ठीक नहीं हो रही है, या वो कौन से कारण हैं जिससे बीमारी इस किसी पर्टिकुलर बंदे में बची हुई है, हुई नहीं उसको। तो आप वहाँ पे उसके घर पे जाके जो आपने थ्योरी में पढ़ा है हाउसिंग एनवायरनमेंट के बारे में, वो वहाँ पे आप प्रैक्टिकली असेस करके देख सकते हैं। दूसरा, आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, साफ़ पीने का पानी, वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आपने वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है, हाउसिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा है। इनको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हैं कि जो फैमिली आपको मिली है उनको आप किस प्रकार से उनके जितने उनके पास साधन हैं साफ़ पानी मुहैया करा सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में एडवाइस दे सकते हैं, वहाँ पे वेक्टर्स है कि नहीं ये देख सकते हैं, और अगर हैं तो कैसे कंट्रोल करा जा सकता है ये बता सकते हैं। तीसरा, जो बनने वाले डॉक्टर हैं उनको ये सेंसिटाइज किया जाता है कि जिस कम्युनिटी में आप आगे जाके डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे किस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं। कुछ होंगी जो स्वास्थ्य पे अच्छा असर डालती हैं, कुछ ख़राब भी करती होंगी, कुछ होंगी जिनका कोई असर नहीं पड़ता। तो जब आप डॉक्टर बन के एडवाइस देंगे तो ये जो प्रचलन है इनको आपको ध्यान में रखने होंगे। तो पूरा मैनेजमेंट आप तभी बता पाएंगे जब दवाई के अलावा आप ये जानते होंगे कि घर में क्या चल रहा है और पेशेंट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इस फैमिली स्टडी के लिए ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में एक फैमिली फोल्डर होता है जिसमें बच्चा सीधे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकता है, और यदि नहीं है तो एक ऐसा फॉर्मेट हमने दिया है ब्लॉग में और लेक्चर में जिसका नाम है फॉर्मेट फॉर क्लिनिको सोशल केस टेकिंग। इसमें हमने उस केस की फैमिली के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है वो फॉर्मेट भी दिया हुआ है। इस लेक्चर में हम उन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे जो उस फॉर्मेट में यूज़ हुई हैं। यहाँ बात होगी डेफिनेशन फैमिली और टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में। फैमिली क्या होती है? परिवार, एक समूह जिसके लोग बायोलॉजिकली रिलेटेड है। बायोलॉजिकली रिलेटेड मतलब या तो खून का रिश्ता है और या विवाह का रिश्ता है, और वो साथ रह रहे हैं और एक ही किचन में एक ही रसोई में से सब खाते हैं, सबका खाना साथ बनता है, वो होता है, वो समूह को कहते हैं फैमिली। अब है न्यूक्लियर फैमिली। इसमें होता है एक शादीशुदा जोड़ा और उनके वे बच्चे जो उन पे अभी डिपेंडेंट हैं, और यदि शादी हुए अभी 10 साल हुए हैं तो उन 10 सालों के भीतर जो फैमिली है उसको न्यू फैमिली या नया परिवार कहते हैं। फिर है जॉइंट फैमिली। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा शादीशुदा जोड़े और उनके बच्चे एक ही घर में रहते हैं और एक ही रसोई से खाते हैं। ज़्यादातर इनमें जो मेल होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो खून के रिश्ते से जुड़े होते हैं, और जो औरतें होती हैं वो या तो उनकी पत्नी होती हैं या उनकी बेटियां होती हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, या उस घर की विधवाएं होती हैं। फिर 3 जनरेशन फैमिली क्या होता है? इसमें जो माता पिता हैं उनके बच्चों की शादी हो जाती है और शादीशुदे बच्चे भी माता पिता के साथ ही रह रहे हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ रह रहे हैं, इसलिए 3 जनरेशन इकट्ठी रह रही हैं। फिर हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड भी होता है एक लोगों का समूह जो साथ रहते हैं और एक रसोई से खाते हैं। लेकिन इसमें और फैमिली में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे रहने वाले लोग ज़रूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकली रिलेटेड हो, मतलब खून का रिश्ता है ये कोई ज़रूरी नहीं है, या शादी का रिश्ता है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। कुछ लोग साथ रह रहे हैं, एक ही साथ रेंट दे रहे हैं घर का और खाना खाते हैं एक ही रसोई में, तो वो भी हाउस होल्ड हो सकता है। तो एक हाउस होल्ड में जो लोग रह रहे हैं वो शादी से भी जुड़े हो सकते हैं, खून के रिश्ते से भी जुड़े हो सकते हैं, और दोनों के मिक्स से भी हो सकते हैं और अनरिलेटेड भी हो सकते हैं।
तो हर परिवार एक हाउस होल्ड है, पर हर हाउस होल्ड एक परिवार हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइटल इवेंट क्या होते हैं। वाइटल इवेंट होते हैं किसी का जन्म, या पेट में बच्चे की मौत, या बच्चे का एडॉप्शन, शादी, डिवोर्स, जुडिशल सेपरेशन, या किसी की मौत। फोल्डर में सबसे पहला कॉलम है हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का मुखिया। तो पूरी फैमिली में से आप किसका नाम इसमें लिखेंगे। पहला तो सेंसस के हिसाब से एक तरीका है कि आप परिवार से पूछेंगे कि भाई आपके परिवार का मुखिया कौन है। वो अगर आपको नाम बताते हैं तो वो आप नोट कर लेंगे और वो परिवार का मुखिया मान लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो आप ये पूछेंगे कि किससे पूछ के घर के सारे काम होते हैं। अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है जो आपको कहता है कि हाँ ये होगा और ये नहीं होगा। वो परिवार का मुखिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुखिया घर का सबसे बुजुर्ग आदमी हो या वो जो कमा रहा है सिर्फ वही हो। मुखिया वो है जिससे पूछ के सारे काम होते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो, 15 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, इनका नंबर ऐड कर लिया जाता है और इसको डिवाइड कर देते हैं परिवार के उन सदस्यों के नंबर से जो 15 से 64 साल के बीच में हैं। तो ये है डिपेंडेंसी रेशियो। पर कैपिटा इनकम फैमिली या हाउस होल्ड की कैसे निकाली जाती है। सारी मासिक आय जो भी उस परिवार की हो रही है, कुछ लोग सैलरी से कमाते हैं परिवार में, कुछ किराए से आता होगा, कुछ गांव की खेती से आता होगा। ये सारी इनकम जो एक महीने में फैमिली की होती है उनको ऐड किया जाता है और फिर इस टोटल इनकम को फिर परिवार में जितने भी लोग हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये आ जाती है पर कैपिटा इनकम पर मंथ ऑफ द फैमिली। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो सारे फैमिली मेंबर्स इंक्लूड करते हैं, चाहे आज पैदा हुआ बच्चा क्यों ना हो। फिर आप डिसाइड करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। जो वो फैमिली है वो उस जिसमें सोसाइटी में वो जहाँ रह रही है उसका क्या स्टेटस है। तो इसको डिसाइड करने के लिए 3 स्केल होते हैं। कुपुस्वामी स्केल अगर अर्बन फैमिली है, पारिक स्केल अगर रूरल फैमिली है, और बीजी प्रसाद स्केल जो कि दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। इसको कैलकुलेट करके आप इस डैश में लिख सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो हमने पीछे डिस्कस किया वो कैसे कैलकुलेट होता है। ये डिपेंड करता है कि जो फैमिली आपको मिली है वो शहरी एरिया में रहती है मतलब अर्बन फैमिली है, या रूरल एरिया में रहती है या रूरल फैमिली है। ये इंडिया के बारे में बात हो रही है। अगर फैमिली शहर की है, अर्बन फैमिली है, तो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर मॉडिफाइड कुपुस्वामी स्केल। कुपुस्वामी स्केल जो है वो पहले जब बना था तो एक इंसान का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिसाइड करने के लिए बना था और तब हम लेते थे अकाउंट में उस इंसान की एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन किस प्रकार का काम करता है और उसको कितनी इनकम है। पर बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया ताकि हम एक फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस निकाल सकें, इसलिए इसका नाम पड़ गया मॉडिफाइड कुपुस्वामी स्केल। इस स्केल में हम लेते हैं जो घर का मुखिया है उसकी एजुकेशन, घर के मुखिया की किस प्रकार की ऑक्यूपेशन है, वो क्या काम करता है, और पूरी फैमिली की इनकम, सिर्फ मुखिया की नहीं, पूरी फैमिली की इनकम किसी भी प्रकार से हो रही हो। तो हर एक पैरामीटर को, एजुकेशन को स्कोर दिया जाता है, ऑक्यूपेशन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली को स्कोर दिया जाता है और इनकम को स्कोर दिया जाता है। ये सारे स्कोर ऐड अप करने के बाद जो स्कोर आता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी सोशल इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करती है फैमिली, और हम उसको एंटर कर देते हैं। ये जो एजुकेशन की डिटेल्स हैं कि प्रोफेशनल डिग्री क्या होती है, ग्रेजुएट क्या होता है, और ऑक्यूपेशन की डिटेल्स है कि प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्या होती है, सेमी प्रोफेशनल क्या होती है, क्लरिकल क्या होती है, स्किल्ड वर्कर क्या होता है, ये अलग से एक ब्लॉग में डिटेल में समझाई गई है। यदि दी गई फैमिली
ग्रामीण इलाके में है, रूरल एरिया में है, तो आपको उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस निकालने के लिए पारिक स्केल इस्तेमाल करना होगा। पारिक स्केल में 9 आइटम है। हर आइटम को अगली स्लाइड में जो दी गया एक टेबल है, एक स्कोर दिया जाएगा। फिर ये सारे स्कोर ऐड करके जो फाइनल स्कोर उस फैमिली का आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ये वाला परिवार कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करता है। यह हम आपको अगली स्लाइड में दिखाएंगे। अभी हम आपको बता दें कि पारिक स्केल में 9 आइटम है, जो हैं फैमिली की कास्ट, परिवार के मुखिया क्या काम करता है, परिवार की मुखिया की एजुकेशन, परिवार की मुखिया की समाज में भागीदारी, घर परिवार के पास कितना लैंड है, कितनी ज़मीन है, किस प्रकार के घर में रहते हैं, उनके पास कितने जानवर हैं, घर में क्या क्या सामान है और किस प्रकार की फैमिली है। इस स्लाइड में वो 9 आइटम दिखाए गए हैं जो पारिक स्केल का पार्ट है और हर एक की कैसे स्कोरिंग करनी है। और दूसरे टेबल में दिखाया गया है कि टोटल स्कोर से आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी क्लास में ये फैमिली बिलोंग करती है। ओवर क्राउडिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भीड़, घर में इतने लोग कि आपके स्वास्थ्य पे असर डाल सके, उसको कहते हैं ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग है कि नहीं, इसको जज करने के 3 क्राइटेरिया हैं। एक है पर्सन्स पर रूम क्राइटेरिया, कितने लोग और कितने कमरे हैं घर में। दूसरा फ्लोर स्पेस क्राइटेरिया, कितनी ज़मीन पे घर बना हुआ है और उसमें कितने लोग रहते हैं। और तीसरा सेक्स सेपरेशन क्राइटेरिया। इनको हम डिटेल में अगली स्लाइड में बताएंगे। अभी हम बस ये बताएंगे कि अगर कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहते हैं कि घर में ओवर क्राउडिंग है। और ऐसे बोलते हैं ओवर क्राउडिंग इज़ प्रेजेंट बाय दिस क्राइटेरिया। अगर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है तो आप बोलते हैं ओवर क्राउडिंग प्रेजेंट बाय दिस एंड दिस क्राइटेरिया। और कई बार तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो बोलते हैं ओवर क्राउडिंग इज प्रेजेंट बाय ऑल द 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया ओवर क्राउडिंग के लिए है पर्सन्स पर रूम क्राइटेरिया। इसमें आप घर के लोगों को गिनते हैं और उसको घर में मौजूद कमरों से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जब लोगों को गिनते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को एक नहीं गिना जाता है। 1 साल से छोटे बच्चों को नहीं गिना जाता, 1 से 10 साल के बच्चों को आधा गिना जाता है और 10 साल से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को 1 गिना जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपने कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद आप डिवाइड करते हैं कि घर में कितने कमरे हैं उससे। अब ये टेबल से आप डिसाइड करते हैं कि अगर 1 कमरा है तो 2 लोग से ज़्यादा है तो ओवर क्राउडिंग है, 2 कमरे हैं तो 3 लोग से ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, 3 कमरे हैं तो 5। इस प्रकार से ये टेबल आप फॉलो करेंगे। दूसरा क्राइटेरियन है फ्लोर स्पेस क्राइटेरिया। इसमें आप हर एक लिविंग रूम का लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे और इनको ऐड अप कर लेंगे तो आपको घर का टोटल एरिया जिसमें कि रह सकते हैं निकल आता है। फिर आप कैलकुलेट करेंगे घर में कितने लोग हैं, जैसे ऊपर आपको बताया गया वैसे ही। अब आप घर के लोगों का नंबर जो आपने कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से जो आपने कैलकुलेट किया है, तो आपको मिल जाएगा फ्लोर स्पेस पर पर्सन, हर एक व्यक्ति के लिए क्षेत्रफल। जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को 50 स्क्वायर फीट का एरिया तो मिलना चाहिए। अब आप इस टेबल के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि कितने लोग हैं और कितना एरिया है तो ओवर क्राउडिंग है या नहीं है। जैसे 110 स्क्वायर फीट का लिविंग एरिया निकला है तो 2 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और इसमें आगे भी दिया हुआ है। तीसरा क्राइटेरिया है सेक्स सेपरेशन क्राइटेरिया। इसके अनुसार 9 साल से ऊपर के 2 बच्चे, 2 लोग, कोई भी 2 लोग जो कि एक आदमी और एक औरत है या लड़का और लड़की हैं पर 9 साल से ऊपर हैं, रात को सोने के लिए उनको एक ही रूम में जगह मिलती है। कितनी भी कोशिश कर लें वो एक अलग अलग रूम में नहीं सो सकते क्योंकि इतनी जगह नहीं है घर में। मस्ट स्लीप इन द सेम रूम का मतलब है कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उनको एक रूम में रात को शेयर ही करना पड़ेगा सोने के लिए क्योंकि जगह कम है। अगर कोई बहुत बड़ा घर है, 100 कमरे हैं और भाई बहन एक कमरे में डर के मारे इकट्ठे सोना चाहते हैं तो उसको ओवर क्राउडिंग नहीं कहते। मस्ट स्लीप का मतलब है कि घर में इतनी जगह ही नहीं है कि चाह कर भी 9 साल से ऊपर
ऑपोजिट सेक्सेस के दो लोग अलग अलग कमरों में सो सकें। ये एक नोट है कि कौन से कमरे आपको इंक्लूड करने हैं इन क्राइटेरियन को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो आपके सोने के कमरे हैं, बैठने का कमरा है, प्रेयर का कमरा है, खाना खाने का कमरा है, नौकर का कमरा है, सारे कमरे काउंट करने हैं और मेजर करने हैं। लेकिन किचन, रसोई, बाथरूम, लैट्रिन, स्टोर, गैरेज, इनको आप नहीं इंक्लूड करेंगे, इनको आपको मेजर नहीं करना है, काउंट भी नहीं करना है। लेकिन यदि आपकी फैमिली एक ही कमरे में रहती है और उसी में खाना बनता है तो आपको वो एक कमरा गिनना पड़ेगा। ये हम कैसे जज करेंगे कि वेंटिलेशन हर कमरे की ठीक है कि नहीं। हर एक कमरे में कम से कम 2 विंडो, 2 खिड़की होनी चाहिए और उनमें से एक ओपन स्पेस में खुलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि वेंटिलेशन कम है और आपको एग्जॉस्ट फैन यूज़ करना चाहिए। दूसरा तरीका है कि विंडो, सारी खिड़की को नाप लिया जाए और सारे दरवाज़ों को भी नाप लिया जाए। फिर हर एक का एरिया निकलेगा, लेंथ इंटू लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके खिड़की का एरिया निकल आएगा और डोर का एरिया निकल आएगा। जो खिड़की का एरिया है टोटल, वो जो ज़मीन का एरिया है उस कमरे के, उसका 1/5वां हिस्सा होना चाहिए कम से कम। उससे कम है तो हम कहेंगे वेंटिलेशन कम है। इसके अलावा जो दरवाजे हैं उनका एरिया और विंडो का, खिड़की का एरिया जब मिला लिया जाता है तो वो ज़मीन के एरिया का 2/5वां हिस्सा होना चाहिए। उससे अगर कम है तो हम कहेंगे कि वेंटिलेशन कम है, उससे अगर ज़्यादा है तो वेंटिलेशन। आप कैसे जज करेंगे कि कमरे में रोशनी ठीक है कि नहीं, नेचुरल रोशनी पूरी है कि नहीं, या अगर लाइटें लगी हैं तो उनकी रोशनी सफिशेंट है कि नहीं। इसमें सही जज करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो तो आपके पास है नहीं। तो हम कैसे करते हैं? एक है इल्यूमिनेटिंग इंजीनियर सोसाइटी, उन्होंने कहा है कि 100 लक्स काफ़ी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही कहती है, भारत सरकार भी, कि 100 लक्स की अगर रोशनी है तो वो काफ़ी है एक लिविंग रूम में। पर हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे कि काफ़ी है कि नहीं? तो प्रैक्टिकली अगर आप कमरे के हर कोने में और उसके अलावा जहाँ सबसे कम रोशनी है वहाँ बैठ के भी अखबार पढ़ सकते हैं तो आप कहेंगे कि रोशनी काफ़ी है। अब आपको रिपोर्ट करना है कि घर में पोटेंशियल मस्कीटो ब्रीडिंग एरिया है कि नहीं। वो ऐसे एरिया है कि जहाँ मच्छर पैदा हो सकते हैं या मच्छर पैदा तो नहीं हो रहे। आपको ये तो पता ही है कि मच्छर पानी में पैदा होते हैं, तो हमें वो एरिया ढूंढने हैं जहाँ पे पानी थोड़े टाइम के लिए इकट्ठा रहे है। तो आप कहाँ कहाँ देखेंगे? घर के अंदर, डेजर्ट कूलर के अंदर, गुलदानों के अंदर, जो गमलों में लगे हुए पौधे हैं उसमें पानी तो नहीं भरा हुआ, घर में जहाँ पानी स्टोर किया हुआ है वो वाटर टैंक, घर में पानी की टंकियाँ या कहीं भी पानी इकट्ठा करके रखा गया है। उसके अलावा घर के आसपास या घर के अंदर पुराने डिब्बे, टायर, नारियल के शेल, बॉटल जो खुले में पड़े हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है हर बारिश में या पानी गिरने की सूरत में। घर के बाहर आप देखोगे कि पानी के गड्ढों में इकट्ठा तो नहीं है, खुली हुई नालियाँ तो नहीं हैं, सेस पूल जहाँ वैसे भी पानी इकट्ठा होता है, या पुराने फव्वारे, चिड़ियों के नहाने की जगह या चिड़ियों को पीने का पानी रखने की जगह, इनमें पानी भर के छोड़ा हुआ है। और ये सारी जगह जहाँ पानी इकट्ठा है आपको जाके देखना है कि इनमें मच्छर तो नहीं पनप रहे। वो कैसे देखते हैं? अगर आपको मच्छर के लार्वे दिखते हैं, ऊपर फोटो में दिखा दिए गए हैं, तो आप लिखेंगे कि मस्कीटो ब्रीडिंग साइट प्रेजेंट। पानी इकट्ठा है लेकिन लार्वे या प्यूपा नहीं दिखाई दिए तो आप बोलोगे पोटेंशियल मक्खियों से काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए आपको देखना है कि घर पे या घर के आसपास ऐसे जगह तो नहीं है जहाँ मक्खियाँ पैदा हो सकें। तो वो आप कौन सी जगह की तलाश करेंगे? कहीं पे कूड़ा इकट्ठा हुआ हो जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो, कहीं पे फ्रूट या वेजिटेबल्स रह रहे हैं,
गाय भैंस इनका गोबर। ओपन एयरिफिकेशन हो रही है तो इंसानी मल भी मक्खियों के लिए बहुत फेवरेट जगह है अंडे देने के लिए। उसके अलावा खुली हुई नालियाँ जिनमें कि ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा हुआ हो, और इस तरह की चीज़ें जहाँ पे मक्खियाँ अंडे दे सकें। अब आपको पहचानना है कि इन जगहों पे सच में मक्खियाँ पैदा हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि घर में मक्खियाँ हैं और मक्खियाँ तो कहीं से उड़ के भी आ सकती हैं। तो मक्खियों को देख के आप नहीं कह सकते कि घर में पैदा हुई हैं या घर के आसपास ही कहीं पैदा हुई हैं। आपको मक्खी पैदा होने का संकेत तब मिलता है जब आप इसकी इनिशियल स्टेजेस पहचानें। सबसे इनिशियल स्टेज होती है मक्खी के अंडे। अंडे ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि खाद, इंसानी मल, जो हमने ऊपर लिखा गार्बेज, इसमें देती हैं। और ये दिखते कैसे हैं? ये 120 से लेकर 130 के क्लस्टर में दिए जाते हैं और पर्ली वाइट कलर के होते हैं, मोती जैसे कलर के होते हैं। ये आप इस फिगर में देख सकते हैं। फिर ये हैच होके लार्वे बन जाते हैं। लार्वे कैसे होते हैं? लार्वे पतले लंबे जैसा कोई भी लार्वा होता है, लेकिन आगे की तरफ इनका सिर छोटा हो जाता है। ये आप फोटो में देख रहे हैं, जो आगे का नुकीला सिर है ये इनका सिर है, और पीछे ब्रॉड इनका एंड है, पीछे का एंड है। फिर ये लार्वे धीरे धीरे प्यूपा बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें, ये मैरून कलर के ब्राइट कलर के कैप्सूल जैसे लगते हैं, और इसके अंदर ही जो लार्वा था वो अब मक्खी में बदल जाता है। 2 से 10 दिन डिपेंडिंग कि कितना कैसा मौसम है, कैसा टेम्परेचर है, ये लार्वा मक्खी में इस प्यूपा के अंदर मक्खी बन जाती है, और फिर ये उसको तोड़ के निकल के और उड़ जाती है। तो अगर आपको अंडे दिख रहे हैं, मक्खी के लार्वे दिख रहे हैं, या ये प्यूपा दिख रहे हैं मैरून कलर के, तो ये संकेत है इस बात का कि घर के आसपास मक्खी की पैदावार हो रही है, और इसको हटाने से मक्खियाँ हट जाएंगी। टाइप्स ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई, जो नलों में पानी आ रहा है घर के, वो किस प्रकार की वाटर सप्लाई है। हिंदुस्तान में 2 तरह की पाइप्ड वाटर सप्लाई देखी गई है। पाइप वाटर सप्लाई का मतलब जो नल खोलते हैं घर के अंदर और पानी आता है। इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई, इसमें दिन में कुछ घंटे पानी दिया जाता है, बाकी टाइम पानी बंद रहता है। दूसरा कंटिन्यूस वाटर सप्लाई की 24 घंटे पानी आता है आपको म्यूनिसिपल बॉडी से। हिंदुस्तान की ज़्यादातर सिटीज़ में इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई ही है, लेकिन इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई का कुछ नुकसान है। वो क्या है? सबसे पहला नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, उस टाइम में जब वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, वो घंटे जब पानी नहीं सप्लाई किया जा रहा है, तो पाइप्स खाली होते हैं और कई बार इसमें नेगेटिव प्रेशर बन जाता है। तो जो जॉइंट्स होते हैं उनके आसपास जो गंदगी होती है, कई बार ये जॉइंट्स लीक करते होते हैं। पुरानी पाइपलाइन है तो उसमें से गंदगी सक इन हो जाती है, क्योंकि पाइप के अंदर नेगेटिव प्रेशर है। आपने देखा होगा ज़्यादातर पानी की पाइप सप्लाई जब जाती है तो साथ ही साथ उसी एरिया में से सीवर की पाइपलाइन भी जारी होती है, और वो भी कई बार लीक कर रही होती है। तो जो पानी की पाइपलाइन है वो खाली है, उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर है, और सीवर की पाइपलाइन भी लीक कर रही है, तो ये सीवर भी सक होके पानी की लाइन में जा सकता है, और अगली बार जब पानी सप्लाई होता है तो साथ में सीवर वाला पानी सप्लाई हो जाता है। तो इससे पीने का पानी में कंटामिनेशन की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये फिनोमिनन जो नेगेटिव प्रेशर वाला है, कई बार देखा गया है कि इसकी वजह से हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड की बीमारी फैली है। उसके अलावा दूसरे नुकसान ये हैं कि जब इमरजेंसी हो पानी की, तब हो सकता है पानी ना आ रहा हो। तीसरी, पानी जब से कुछ घंटे आता है तो ऑब्वियसली घर के लोगों को पानी इकट्ठा करके रखना पड़ता है। अब जब पानी इकट्ठा करके एक जगह रखा गया है तो हो सकता है वो साफ़ ना रहे, कोई बच्चा उसमें हाथ डाल दे, वो गंदा हो जाए। दूसरा, इस स्टोर किए हुए पानी में मच्छर पैदा हो सकते हैं। और फाइनली जो टाइम पे पानी आता है वो हो सकता है कि घर के लोगों को सूट ही ना करता हो, तो वो पानी इकट्ठा करने के लिए उठ ही नहीं पाते और उनको पानी की कमी रहती है। इसलिए अगर पॉसिबल है तो कंटिन्यूअस टाइप पाइप वाटर सप्लाई ही प्रिफर्ड है। ये नोट इसलिए दिया गया है क्योंकि बच्चे कई बार
ऐसा सोचते हैं कि अगर जो कुछ घंटे पानी आता है उसको हम ओवरहेड टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो पानी 24 घंटे नल में आता है तो उसको वो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस वाटर सप्लाई वही होती है जब आपको जो वाटर सप्लाइंग एजेंसी है वो 24 घंटे पानी आपके नलों में भेज रही है, ना कि आपने टैंक में स्टोर कर लिया और वो आपके नलों में आ रहा है। रेफरेंस इंडियन अडल्ट मैन एंड रेफरेंस इंडियन अडल्ट वुमेन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ये 2 टर्म दी हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं कि हमें इतनी कैलोरी चाहिए, हमें इतने विटामिन चाहिए, जो ICMR ने दिए हैं अपने, वो इस टर्म में बात करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है एक रेफरेंस इंडियन मैन की और अ रेफरेंस इंडियन वुमेन की। आप उसके हिसाब से बच्चे को कितना चाहिए, बूढ़े को कितना चाहिए, हिसाब लगाया जा सकता है। तो रेफरेंस इंडियन मैन की क्या डेफिनेशन है? 18 से 29 साल के बीच में उम्र, वज़न 60 किलो, हाइट 173 सेंटीमीटर्स, BMI 20.3, कोई बीमारी नहीं है और फिजिकली फिट है, काम करता है। वर्किंग डे पे 8 घंटे तो अपना जो भी उसका ऑक्यूपेशन है वो करता है, जिसको हम मान लेते हैं कि मॉडरेट एक्टिविटी करता है। और जब उसकी छुट्टी होती है या ऑफिस के टाइम के बाद 8 घंटे बेड में सोता है, 4 से 6 घंटे यहाँ वहाँ बैठ के थोड़ी बहुत लाइफ जीता है और 2 घंटे की उसकी पूरे दिन में वॉकिंग होती है या एक्टिव रिक्रिएशन होता है या घर में कुछ काम करता है। फिर है रेफरेंस इंडियन वुमेन, वही 18 से 29 साल की उम्र, प्रेग्नेंट नहीं है, दूध नहीं पिला रही है बच्चे को अभी, वज़न 55 किलो, हाइट 161 सेंटीमीटर, BMI 21.2, कोई डिजीज़ नहीं है, फिजिकली फिट है। वर्किंग डे पे वो जो भी उसका ऑक्यूपेशन है वो करती है और हम उसको भी मानते हैं कि मॉडरेट एक्टिविटी करती है। और जब काम पे नहीं होती है तो 8 घंटे बेड में स्पेंड करती है, सोती है, 4 से 6 घंटे यहाँ बैठ के वहाँ बैठना और 2 घंटे की वॉकिंग इसकी भी मानते हैं कि वॉक कर रहे हो, चाहे आप वॉक करने बाहर जाते हो या कोई खेल खेल रहे हैं, एक्टिव रिक्रिएशन है या घर का काम कर रहे हैं। कंजम्पशन यूनिट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये क्या चीज़ है? इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हमें नापना है कि जो फैमिली हमको दी गई है या जो कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, उनकी जो खाने की मात्रा है जो वो खा रहे हैं, क्या वो सही मात्रा में खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं ज़रूरत से जो कि उनके लिए ख़राब है, या कम खा रहे हैं जो कि फिर उनके लिए ख़राब है। इसमें क्या है, आपकी फैमिली में हो सकता है कि 5 लोग हैं जो कि सारे के सारे एडल्ट हैं, किसी और को जो फैमिली दी गई है उसमें भी 5 लोग हैं लेकिन 2 एडल्ट हैं, 2 छोटे बच्चे हैं और 1 न्यूबॉर्न है। खाने की मात्रा यदि दोनों फैमिलीज़ की समान आ रही है तो या तो ये 5 एडल्ट वाली है ये फैमिली कम खा रही है, या 2 एडल्ट और बाकी छोटे छोटे बच्चों वाली फैमिली वो ज़्यादा खा रही है। कैसे पता चलेगा? इसके लिए कंजम्पशन यूनिट डिज़ाइन की गई। ये माना गया कि एक आम मर्द जो कि सेडेंटरी काम करता है 1 इकाई या 1 यूनिट है और बाकी सबकी कैलोरी रिक्वायरमेंट इसके आसपास से कैलोरी कर ली गई। भाई औरत की इससे थोड़ी कम इकाई है, बच्चों की और कम है, या कोई बॉडी बिल्डर है उसकी ज़्यादा है, इस प्रकार से इकाइयाँ दी गई हैं। 1 इकाई मानी गई है वो एनर्जी कंजम्पशन जो कि एक एवरेज मेल जो कि सेडेंटरी काम कर रहा है उसको चाहिए, उसको कहते हैं 1 कंजम्पशन यूनिट। तो बाकी लोगों की कंजम्पशन यूनिट इस टेबल के अनुसार देखी जा सकती है। एडल्ट मेल सेडेंटरी वर्कर हम इसमें देख रहे हैं टेबल में 1 यूनिट है। फिर मॉडरेट वर्कर की उससे ज़्यादा 1.2, हैवी वर्क करता है तो 1.6 यूनिट है कंजम्पशन यूनिट, उसको उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा खाना चाहिए 1.6 टाइम्स। फिर एडल्ट फीमेल सेडेंटरी वर्कर 0.8, इस प्रकार से आप देख सकते हैं हर एक के बारे में उसको वो कितनी यूनिट बनता है वो इसमें दे रखा है। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन, बच्चे और मेल्स मॉडरेट और हैवी वर्क करें इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये माना जाता है कि एक कंजम्पशन यूनिट
का जो आदमी है उसको चाहिए 2400 कैलोरी एक दिन में। कंजम्पशन यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है ये ICMR ने डेवलप किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हालांकि ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था खाली कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए, तो खाली कैलोरी की कैलकुलेशन के लिए कि पर कंजम्पशन यूनिट कितना चल रही है। लेकिन क्योंकि ये इतनी कन्वीनियंट चीज़ है तो हमारा जो नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो है वो जितने भी सर्वे करता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए भी, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, तो वो भी कंजम्पशन यूनिट का ही इस्तेमाल करते हैं और वो बताते हैं कि प्रत्येक कंजम्पशन यूनिट इतनी कैलोरी ले रही है जो कि कम या ज़्यादा या सही है, या प्रत्येक कंजम्पशन यूनिट प्रोटीन इतना खा रही है जो कि सही है या नहीं है। तो हालांकि कंजम्पशन यूनिट डेवलप की गई थी खाली कैलोरी के लिए, पर ये बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए भी यूज़ होती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो फैमिली है उसकी टोटल नंबर ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स आप कैसे निकालेंगे, इसमें कितनी इकाइयाँ हैं ये आप कैसे निकालेंगे। पहले आप प्रत्येक मेंबर को उसका अप्रोप्रिएट इकाई दे दें और फिर इनको जोड़ लें। एक एग्जाम्पल, एक फैमिली है जिसमें जो हेड ऑफ द फैमिली है, परिवार का मुखिया, मेल है, 31 साल का और क्लर्क का काम करता है, सेडेंटरी वर्कर है, तो उसकी कंजम्पशन यूनिट दी गई 1। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, वो 28 साल की है, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को हम लेते हैं मॉडरेट वर्कर, तो उसकी कंजम्पशन यूनिट आ गई 0.9। उसका जो बड़ा लड़का है, बच्चा है, वो 12 साल का, तो उसकी कंजम्पशन यूनिट 1। छोटा बच्चा फिर से लड़का है और 8 साल का है, तो कंजम्पशन यूनिट हो गई 0.7। अब हमने सारी ऐड कर ली तो 1, 0.9, 1 और 0.7 ऐड होकर आती है। इस फैमिली में है 3.6, 3.6 इकाइयाँ या 3.6 कंजम्पशन यूनिट्स। रेकमेंडेड डेली अलाउंस, ये है एक निर्धारित खाने की मात्रा एक दिन में। अब आप ये जानते ही हैं कि इंसान को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, जिससे कि वो हेल्दी रहें और एक्टिव रहें। तो ये हमने निर्धारित कर लिया रिसर्च के साथ। अभी और रिसर्च चल भी रही है कि किस इंसान को कितना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वगैरह चाहिए, और ये डिपेंड करता है उसकी उम्र पे, उसकी जेंडर पे और उसकी एक्टिविटी पे और उसकी लाइफ में कौन सी स्थिति है उस पे। लेकिन हम आम इंसान को ये तो नहीं कह सकते कि आपको इतना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, इतना प्रोटीन खाना चाहिए, उसको तो नहीं समझ में आएगा। तो रिसर्च करके ये निर्धारित किया जाता है कि खाना जो हम खाते हैं उसकी कितनी मात्रा किसको कितनी ज़रूरत है। जैसे कि अपनी कंट्री में कहीं जगह पे दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाई जाती है खाने में, दूसरी जगह पे खाया जाता है डोसा, इडली, सांभर, रसम इत्यादि। और किसी और कंट्री में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे ये लोग सब नहीं खाते, वहाँ पे सैंडविच इत्यादि दूसरी तरह का खान पान होता है। तो रिसर्च प्रत्येक कंट्री को अलग अलग करनी होती है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हैं, जो प्रोटीन, विटामिन वगैरह हैं, इसको हम ट्रांसलेट करें अपने लोकल खाने से और हम एक निर्धारित मात्रा बताएं कि एक आम इंसान को रोज़ाना कितनी रोटी, कितने चावल, कितनी दाल, कितनी कौन सी सब्जी, कितना दूध लेना चाहिए। तो इसलिए हर कंट्री अपने अपनी रिसर्च करके अपने अपना जो खान पान की आदतें हैं निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना रेकमेंड किया जाता है रोज़ाना, रोज़ की निर्धारित मात्रा कितनी है। इसको कहते हैं रेकमेंडेड डेली अलाउंस। रेकमेंडेड डेली अलाउंस ऐसे डिफाइन किया जाता है कि उतना मात्रा जिससे कि ज़्यादातर लोग 97 to 98% हेल्दी लोग हैं वो हेल्दी बने रहें उस लाइफ स्टेज पे या अपने जेंडर के अनुसार। तो हमारे यहाँ ये एक्सरसाइज कौन करता है? ये करता है ICMR। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये रिसर्च करती है और RDS देती है अलग अलग लोगों के लिए, जैसे कि अडल्ट मेल के लिए, अडल्ट फीमेल के लिए, छोटे 1 साल से छोटे बच्चों के लिए, थोड़े बड़े बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट के लिए और जो माँ दूध पिला रही है उसके लिए कौन सा खाना किस मात्रा में रोज रेकमेंडेड है वो मात्रा निर्धारित की गई है। और इनको टाइम टाइम से
रिवाइज भी करा जाता है और वो भी ICMR ही करती है। मेथड्स ऑफ डाइटरी सर्वे, हमने पीछे बात की कि हम पूरी फैमिली का खाना मापते हैं और उसको कंजम्पशन यूनिट से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि जो RDAs दी गए हैं ICMR ने, उसके मुताबिक वो उनकी मात्रा जो वो खा रहे हैं प्रति कंजम्पशन यूनिट, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ये खाना नापते कैसे हैं? इसको कहते हैं डाइटरी सर्वे। उस फैमिली का दिन का खाना नापना कि ये कितना खा रहे हैं। फैमिली या कम्युनिटी की भी की जा सकती है। तो डाइटरी सर्वे किया जाता है फूड आइटम्स की क्वांटिटी नापने के लिए। तो ये कैसे करते हैं? पहले हम नापते हैं कि वो कितना खा रहे हैं, कितने दाल, कितना चावल, कितना रोटी, कितना अंडे, कितने दूध हर दिन में पूरी फैमिली। और फिर हम इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो पूरी फैमिली कितने न्यूट्रिएंट्स ले रही है, कितना प्रोटीन ले रही है टोटल फैमिली, कितने कार्बोहाइड्रेट ले रही है, ये हमें कैसे पता लगता है? एक किताब है ICMR की, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स। उन्होंने प्रत्येक हिंदुस्तान में खाए जाने वाले खाने में कितना प्रोटीन होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, कितने मिनरल्स होते हैं, कितने विटामिन होते हैं, इनकी रिसर्च की हुई है। तो उन टेबल्स को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं कि ये जो खाना खाया जा रहा है इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं और पूरी फैमिली पूरे दिन में कितने न्यूट्रिएंट्स खा रही है। अब ये जो मात्रा नापने की एक्सरसाइज है कि फैमिली कितना खाना खा रही है, इसके कई तरीके होते हैं। जैसे कि वेमेंट ऑफ रॉ फूड्स। इसमें क्या है कि जो फूड सुबह निकाला गया है खाना बनाने के लिए, उसको माप लिया जाता है। अब उन्होंने खाना बनाया, सब लोगों ने खाया, और जो बच गया उसको भी नापा जाता है और उसको घटा दिया जाता है। तो उसमें दिन में 2-3 विजिट करनी पड़ती है जब खाना बनता है उसके पहले, कि ये जो खाना बनने जा रहा है उसको नापना है। दूसरा तरीका है वेमेंट ऑफ कुक्ड फूड। इसमें रॉ फूड की जगह जब खाना बन गया तो उसको वे करा जाता है, जो कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 200 ग्राम दाल बढ़ के मान लो उस घर में 1 लीटर हो जाती है, तो उसमें आपको निकालना है कि प्रत्येक बंदा कितनी कटोरी दाल उस घर में खाई जा रही है। हालांकि हिंदुस्तान पे आमतौर पे हिंदुस्तानी घरों में ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है करना, लेकिन हॉस्टल वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में या किसी इंस्टीट्यूशन में करना हो तो ये किया जा सकता है। तीसरा तरीका है 24 आवर रिकॉल मेथड। पिछले 24 घंटों में क्या खाया इसको याद करके बताना। इसमें इसको 7 दिन किया जाता है, क्योंकि जिसमें कि सारे 7 दिन हफ्ते के अलग होना चाहिए। एक संडे होना चाहिए, एक मंडे, इस प्रकार से 7 दिन होने चाहिए, चाहे वो एक ही हफ्ते में किया जाए या अलग अलग हफ्तों में किया जाए, लेकिन 7 दिन अलग अलग होने चाहिए। क्योंकि किसी घर में हो सकता है किसी दिन कोई व्रत रखता हो, कोई कम स्पेशल खाना खाया जाता हो, तो किसी अगर एक दिन अगर आपने कर लिया तो हो सकता है वो रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल डे का ना हो। इसलिए हफ्ते के 7 दिन कभी ना कभी पूरा खाना क्या खाया गया है वो नापा जाता है याद से, और फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। फिर एक तरीका है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर। कौन सी चीज़ कितनी बार खाई जा रही है, ये ज़्यादातर मात्रा के लिए नहीं, पर कौन सी चीज़ कितनी खाई जा रही है इसके लिए है। जैसे कि किस घर में फ्रूट ज़्यादा खाए जाते हैं, या ब्रेड ज़्यादा खाई जाती है, या रोटी ज़्यादा खाई जाती है, या चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। ये इस तरह की चीज़ों के लिए ज़्यादा है कि पैटर्न क्या है खाने का, ना कि मात्रा। फिर है फूड बैलेंस शीट मेथड। ये बेसिकली लार्ज कम्युनिटीज़ के लिए होता है, एक फैमिली के लिए नहीं किया जाता। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कितना खाया जा रहा है, कितना फेंका जा रहा है, एक कंट्री के लेवल पे या एक स्टेट के लेवल पे, ऐसे एक फैमिली के लेवल पे जाता है, ये नहीं होता है। और तीसरा है डुप्लीकेट सैंपल मेथड। जो भी खाने के लिए बनाया जा रहा है उतना ही एक तरफ रखा जा रहा है, तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो आके उसको नाप सकता है। जो सबसे पॉपुलर मेथड है, हम फैमिली स्टडी में खाने की मात्रा, फैमिली के खाने की मात्रा नापने के लिए करते हैं, वो होता है 24 आवर रिकॉल मेथड। उसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको पहले बता दिया है, और ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर एक ब्लॉग है। प्यूपेरियम बच्चे के पैदा होने के बाद के 6 हफ्ते माने जाते हैं।
इसको स्पेशल टाइम इसलिए माना गया है क्योंकि जो 9 महीने बच्चा माँ के गर्भ में था तो माँ के शरीर में बहुत सारे बदलाव आए थे, ये सब धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं। प्रीप्यूरियम को पोस्टपार्टम पीरियड भी कहा जाता है। फिर है बच्चे को दूध पिलाना, माँ का दूध पिलाना कब शुरू करना चाहिए। अर्ली इनिशिएशन करनी चाहिए सारे न्यूबॉर्न्स के लिए, चाहे वो नॉर्मल पैदा हुआ हो या सीजरियन से पैदा हुआ हो। जितना जल्दी हो सके माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। सबसे अच्छा है कि पैदा होने के 1 घंटे के अंदर पिलाना शुरू कर देना चाहिए। कोलोस्ट्रम माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जो पहले 2-3 दिन आता है। ये बच्चे के लिए अमृत समान होता है, ये बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए। इसको फेंकना बहुत बड़ी गलती होती है। इस गाढ़े पीले दूध में, जिसको कि कोलोस्ट्रम कहते हैं, बहुत सारी प्रतिरोधक इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं और प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जो कि बच्चे को बीमारी से लड़ने की शक्ति देते हैं। ये अमृत समान होता है बच्चे के लिए। इसके अलावा बच्चे को कुछ और नहीं देना चाहिए। प्रीलैक्टियल फीड्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू करने के पहले ही, पैदाइश के होते ही चटाई जाए या दी जाए, ज़्यादातर ये एक तरह का प्रचलन होता है, उसको कहते हैं प्रीलैक्टियल फीड। ज़्यादातर लोग शहद चटाते हैं या गुट्टी पिला देते हैं और या कोई चीज़ और, ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। सीधे माँ का दूध जितनी जल्दी हो सके पिलाना शुरू करना चाहिए 1 घंटे के भीतर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि बच्चे को माँ का दूध शुरू किया गया और सिर्फ वही पिलाया जा रहा है, कुछ और नहीं। चाहे वो माँ पिला रही हो या वो दाई पिलाती हो, या माँ अगर काम पे जाती है और अपना दूध निकाल करके रख जाती है और बच्चे को चम्मच से पिला दिया जाता है, तब भी उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। यदि उसके अलावा बच्चे को कुछ और नहीं दिया जा रहा है, कितनी भी गर्मी हो, पानी भी नहीं दिया जाना चाहिए, तब कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन अगर बच्चे को कभी कभार किसी दवाई की ज़रूरत पड़ जाए या बच्चा बीमार हो जाए, उसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ जाए या मिनरल सप्लीमेंट्स डॉक्टर दे, अगर वो दिया जाता है तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। पर उसके अलावा बच्चे को पानी भी देने की ज़रूरत नहीं होती है अगर माँ का दूध बराबर पिलाया जा रहा है। ये कहा जाता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 6 महीने की उम्र तक होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार, ये होता है जब बच्चे को 6 महीने पे माँ के दूध के अलावा ऊपर का खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो माँ के दूध के अलावा जो पूरक आहार दिया जाता है वो ज़्यादातर पूरा ठोस नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है। तो 6 महीने पे माँ के दूध के अलावा जो खाना दिया जाता है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ये बात ध्यान रखनी होती है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं वो बच्चे के लिए पूरी पड़नी चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को वीनिंग ना कहा जाए। वीनिंग का मतलब माँ का दूध छुड़ाना, वो हमें कभी नहीं करना है। इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब हम बच्चे को सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं 6 महीने पे। ये ज़रूरी है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार है ये टाइम से शुरू होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद माँ का दूध बच्चे को कम पड़ता है, बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा यदि ये टाइम से नहीं शुरू किया गया माँ के दूध के अलावा। दूसरी बात, ये एडिक्वेट होना चाहिए। ये नहीं कि बस ज़रा सा खिला दिया तो मान लिया कि हमने शुरू कर दिया है। उतना खिलाना चाहिए कि बच्चे को जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। और ये सेफ़ होना चाहिए, मतलब सफाई से बनाया गया खाना होना चाहिए, साफ़ हाथों से और साफ़ चम्मच से खिलाया जाना चाहिए। बॉटल से दूध पिलाना बिल्कुल भी गवारा। वीनिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें कि बच्चा पहले सिर्फ दूध ले रहा होता है, फिर ज़्यादातर दूध ले रहा होता है, से धीरे धीरे उसकी जो दिन का खाना है वो बड़ों जैसा हो जाता है। तो जब ये प्रोसेस शुरू होता है इसे कहते हैं कि वीनिंग शुरू हो गई। और जब बच्चा पूरी तरह से
ज़्यादातर घर वाला खाना खाता है, जो बाकी फैमिली खाती है, तो बच्चा वीन्ड है। इसको हम सेमी सॉलिड फूड से शुरू करते हैं और धीरे धीरे सॉलिड फूड खाने लगता है, जब तक कि बच्चा फैमिली फूड ना खाने लग जाए। ये वाले बच्चे जिनमें वीनिंग की जाती है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि बच्चे को पूरा खाना मिले और सही खाना मिले। ये याद रहे कि वीनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि माँ का दूध छोड़ दिया जाए। माँ का दूध बच्चा वीनिंग के दौरान और वीनिंग के बाद भी पी सकता है, पीते रह सकता है, बल्कि पीना चाहिए, उसको बिना बात के नहीं छोड़ना चाहिए। तो वीनिंग का मतलब है कि प्रीडोमिनेंटली मिल्क डाइट से बच्चा प्रीडोमिनेंटली बड़ों की डाइट पे आ जाए। फुली इम्यूनाइज्ड की डेफिनेशन भारत सरकार द्वारा की गई है कि वो बच्चा जिसको 1 साल तक की सारी वैक्सीन्स, सारे टीके लग गए हों और 1 साल की उम्र के भीतर ही लगे हों। कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड की डेफिनेशन दी गई है वो बच्चा जिसको 2 साल तक के टीके पूरे लग गए हों और 2 साल की उम्र होने के पहले लग गए हों।